खबरों के कई पहलू होते हैं और हर पहलू की तमाम बारीकियां, इन बारीकियों को आपके सामने लेकर आते हैं हम मिस्टर एनालाइजर। मिस्टर एनालाइजर में जिन प्रमुख विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के परिवार भक्ति की बात, क्योंकि ऐसा लगता है कि परिवार भक्ति से ही कांग्रेस में शक्ति मिलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष, चुने गए हैं, लेकिन क्या इससे कांग्रेस को नई राह मिलेगी? विश्लेषण करेंगे। फिर आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाचा नेहरू से भी बड़े बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रेम है बच्चों के लिए, वो बढ़ चढ़ कर बोलता है और इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर अब तो विरोधी भी उनकी इन तस्वीरों को देखकर शायद ईर्ष्या या डाह से बहुत सारी अन्य तरह की बातें कहते हैं। लेकिन क्या बच्चों के साथ ये प्रेम राजनीति का विषय बन सकता है? इसका विश्लेषण करेंगे। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स की। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार एक नए अवतार में हमारे चारों पास हैं, लेकिन क्या ये गाड़ियां इतनी महंगी हो सकती हैं कि लोग 7-7 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए दे सकते हैं? इसकी आपको बारीकियां और परतें भी बताएंगे और फिर बताएंगे आपको कि शी जिनपिंग ने एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ कितना बड़ा धोखा किया है और क्या भारत शी जिनपिंग के जाल में फंस गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। 137 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, आज उसे एक नया अध्यक्ष मिला है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन उनकी जीत के मायने क्या है कांग्रेस के लिए, आज मौजूदा जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए और गांधी परिवार के? सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, परिवार की भक्ति करने वालों को ही कांग्रेस की कमान मिल सकती है। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव की जीत के साथ स्थापित हो गई, और वो इसलिए क्योंकि 10 जनपद की करीबी की वजह से ही मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन। इसमें कोई शक नहीं है किसी को कि चाहे सोनिया गांधी की बात करें जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष थीं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें, महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें, इन तीनों गांधी के पूरे तरीके से विश्वास प्राप्त हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो वही करेंगे जो गांधी परिवार चाहता है। शशि थरूर को गांधी परिवार की नाराजगी से नुकसान हुआ और यह बात हर कोई जानता है, यहां तक कि उनके पोलिंग एजेंट ने भी बात सामने रखी। चिट्ठी के द्वारा खुलासा हुआ, सबसे पहले आपने भारत 24 पर ही देखा। कांग्रेस की शक्ति दरअसल उसी आदमी को मिलती है जो परिवार भक्ति में नंबर 1 होता है, और जब भी ऐसा नहीं होता है साहब, तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष को हटा दिया गया है। और ये एक बार नहीं, बल्कि कांग्रेस के इतिहास में आजादी के बाद न जाने कितनी बार हो चुका है। पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों को सुनने के बाद रामायण याद आता है। ऐसा लगता है जैसे कि राम जी के वनवास के वक्त जब भरत उनके खड़ाओं को रखकर 14 साल तक शासन चला रहे थे, कुछ वही स्थिति मल्लिकार्जुन खड़गे की है। सोनिया गांधी अब कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन शायद उनके खड़ाओं के दम पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे अब शायद कांग्रेस की नैया आगे चलाएंगे। शशि थरूर के हार की वजह क्या हो सकती है, इसका थोड़ा विश्लेषण आपके सामने। कांग्रेस में लोकतंत्र कितना है, यह अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा। दरअसल इसे छदवाद कह सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार के सामने रहते हुए क्या कोई भी व्यक्ति 2000 से लेकर अभी तक
कांग्रेस को नियंत्रित कर पाया है? कतई नहीं। सबसे पहले G23 की बात करते हैं, जिसके सदस्य रहे हैं शशि थरूर। वो एक गुट, वो एक समूह जो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए भी विरोध की आवाज को बुलंद करता रहा है। शीर्ष नेतृत्व से नाराज इन तमाम नेताओं ने ग्रुप 23 का आयोजन किया और इसमें कई वरिष्ठ और अच्छे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। शशि थरूर कांग्रेस की कार्यशैली में परिवर्तन लाने की हिमायती थे। अब कांग्रेस की कार्यशैली में ही परिवर्तन ला दिया जाए तो क्या यह मूलभूत बदलाव नहीं हो जाएगा कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा आप क्या सही सोच सकते हैं? संगठन के तौर पर कांग्रेस में बदलाव की कोशिशें राहुल गांधी ने 2014 से लेकर कई मौकों पर करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। उसके पहले चलिए 2004 जब राहुल गांधी चुनाव जीत कर आए थे, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस को लेकर बदलाव की बात कही थी, नए चेहरों को सामने लाने की बात कही थी। अंततः क्या हुआ? एक ऐसी युद्ध छिड़ी कांग्रेस में जिसकी वजह से न तो वरिष्ठ नेता ही अपने आप को स्थापित रख सके और अपने आप को सोनिया गांधी के गुड बुक्स में रखने में सफल हो पाए, और न ही नए नेता राहुल गांधी के साथ जुड़कर विकल्प के तौर पर सामने आ पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के जीतने के बाद भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को जोड़ने की कवायद में लगे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज के डेट में अगर कहा जाए तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में उनकी भूमिका अब क्या रहेगी। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब तय करेंगे कि उन्हें राहुल गांधी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब जरा इस पर विचार कीजिए। अगर देखा जाए तो अपने आप में यह बात बहुत बड़ी है कि राहुल गांधी खुद आकर कहते हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के अध्यक्ष के पास यह अधिकार है वो पार्टी के अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं को या बड़े चेहरे को किस तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो कि परिवार भक्ति में इतना लीन है, परिवार के किसी बड़े सदस्य को यह निर्देश दे पाएगा कि जनाब आप अब ये कीजिए, उसके बाद ये कीजिएगा, और अगर संभव हो सके तो ये भी कर लीजिएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तक 10 जनपद की अपनी नजदीकों की वजह से ही तमाम ओहदे भी पाए हैं। तो क्या कांग्रेस के दफ्तर में ऐसा वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की मर्जी के खिलाफ हो? क्या खड़गे अमेठी में हारने वाले सांसद को 2024 में अमेठी से टिकट के लिए मना कर सकते हैं कि साहब आप जीत नहीं पाए, आप हार गए, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, राहुल गांधी जी आप 2024 में अमेठी से चुनाव मत लड़िए? अगर राहुल गांधी तय करते हैं कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना है तो क्या कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष उन्हें मना कर पाएगा? जाहिर सी बात है ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिसका जवाब कांग्रेस के नेताओं को पहले से पता है, और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं में एक अलग सी घबराहट है। वो समझ नहीं पा रहे हैं अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। दरअसल रणनीति दिखी नहीं रही, और यही सबसे बड़ी स्थिति है। कांग्रेस की अब तक की कहानी अब आपको सुनाते हैं। यह बात है 1982 की। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके कैबिनेट मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए रेफर किया जाना था कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। तब यह माना जाता था कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति अगर चुने जाएंगे तो वो कांग्रेस की बातों को ही मानेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा था यह आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है, इसी से आप मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदा स्थिति को समझ सकेंगे। मैं अपनी नेता का हर आदेश मानता हूं। अगर इंदिरा जी कहेंगी तो मैं झाड़ू उठाकर सफाई भी करूंगा। उनके कहने पर मैं राष्ट्रपति बन रहा हूं। देश के राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी एक भूमिका थी जिसके बारे में पूरा देश जानता है। इसके साथ साथ आइए अब आपको हम यह भी बताएं कि 1978 में 1978 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थीं और पूरे देश को वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी लीड कर रही थी। जब देश का राष्ट्रपति होने वाला व्यक्ति
ये कहे कि मैं अपनी नेता के कहने पर झाड़ू लगाने को तैयार हूं, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष गांधी परिवार के किसी भी फरमान से अपने आप को जुदा कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है जो आज हम आप सबके सामने छोड़े जाते हैं। इसमें किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब कांग्रेस का हर नेता जानता है और शायद हमारे सभी दर्शक भी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, खास करके तब जब वो बच्चों के बीच में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। बच्चों की क्लास चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक विद्यार्थी के स्वरूप क्लास में प्रस्तुत किया। जरा इन तस्वीर को देखिए साहब। प्रधानमंत्री जी बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। एक बच्चा क्लास में ही अपनी तमाम जानकारी बता रहा है। उसके साथ साथ इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। एक दूसरा बच्चा जिसके बगल में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो अपने कंप्यूटर पर प्रधानमंत्री जी को कुछ जानकारी दे रहा है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री जी उस बच्चे के लैपटॉप में देखकर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम में से कोई इस बात को इनकार कर सकता है कि वो ध्यान देकर यह नहीं जानना चाहते कि बच्चा कह क्या रहा है? कई तरह के सवाल जवाब हुए। बच्चों ने सवाल पूछे, मजाक में मोदी जी ने जवाब दिया। यह एक ऐसे नेता की छवि है जो बच्चों के बीच में बच्चे की तरह रहकर बच्चों के सवालों का जवाब देकर यह स्थापित करता है कि कैसे बच्चों के भविष्य को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षक के मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस बात को नहीं प्रकट होने दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और शिक्षक अपना काम कर रही थी और बच्चे क्लास में खुद अपने हिसाब से मौजूद थे। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमें लगा कि क्यों ना आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व की चर्चा करें। जरूरी होता है क्योंकि हम समझें कि व्यक्ति एक, लेकिन व्यक्तित्व अनेक कैसे हो सकता है। इस बात को जरा आप समझिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह पर कई कलेवर पहन सकता है। यह आसान नहीं होता, यह रंगमंच नहीं है साहब, यह वास्तविक जिंदगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह करते हैं और अपनी हर व्यक्तित्व में वो पूरे तरीके से प्रखर दिखते हैं। जैसे हम इसके बारे में चर्चा करें कि आज जिस तरीके से उन्होंने स्कूल में अपने आप को प्रस्तुत किया बच्चों के बीच में, बट जब इस पर भी राजनीति होने लगती है और वो भी निम्न स्तर की, तो फिर चर्चाएं होती हैं कि आखिरकार राजनीति कहीं तो रुकनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इस शुरुआत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में जो काम 5 साल से हो रहा है वो गुजरात में बीते 27 साल में नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए, जो शिक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली में मौजूद हैं, जिनके ऊपर आबकारी मामले में घोटाले का बड़ा आरोप लग चुका है, जो कि हाल फिलहाल कई स्कूलों में जाकर अपने आप को शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रस्तुत करते हुए स्कूल की सीटों पर बैठते हुए दिखाई देते हैं। जब वो ये बातें कहते हैं, अपने ट्विटर पर इसको शेयर करते हैं, तो आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि साहब जरा इतिहास के पन्ने तो पहले पलट लीजिए। राजनीति में बयान देना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन बयान अगर तथ्य से विपरीत हो तो फिर वो सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है। जिस पाठशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुणोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और 1 जुलाई को आने वाले बच्चों की सरकारी पाठशाला में वो खुद मौजूद रहते थे। यह हम उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए, यहां पर कोई डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है, यहां पे कोई आईपैड या पैड्स नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। बच्चों की शिक्षा का जो सत्र शुरू होता है स्कूल का, वहां मौजूद हैं बच्चों के साथ। किताबें हैं, ब्लैक बोर्ड है, बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री खुद अपनी निगरानी में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक मुख्यमंत्री को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है,
तमाम लोग हैं, शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त से इस बात को समझना शुरू किया कि बच्चों को लेकर अगर आप उत्साह दिखाते हैं तो आप देश के भविष्य को निर्माण कर रहे होते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, ये जो कार्यक्रम शुरू किया, उसकी वजह से गुजरात में बच्चों की जो ड्रॉप आउट थी वो 21% थी, जो उनके प्रधानमंत्री बनते बनते यानी कि मुख्यमंत्री पद छोड़ते छोड़ते 2% पर आ गई थी। अब इस बात की चर्चा क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया करेंगे? इसलिए हमने ये बात आपके सामने रखी कि आलोचना करना बहुत आसान है, खास करके राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन जब ये आलोचना बिना किसी तथ्य को हो तो इसे आप सिर्फ कोरी बात कही कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आइए एक बार फिर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर जब भाषण देते हैं, बच्चों के बीच पहुंचते हैं, अपनी सुरक्षा कवच को दरकिनार करते हुए बच्चों के बीच में होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हर तरह के सवाल जवाब करते हैं। वाराणसी की यह तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर है। यहां पर भी जब बच्चों का एक गुट उनके पास पहुंचा तो एक शिक्षक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के बीच बातचीत की। अब आपको हम अगली तस्वीर दिखा रहे हैं जर्मनी की। यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब एक छोटे बच्चे ने उनका पैर स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, तो देखिए तस्वीर खुद बयां करेगी किस तरह से बच्चे का न सिर्फ आदर करते हैं बल्कि पूरा सत्कार भी करते हैं। छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री को अपनी पेंटिंग गिफ्ट की। उस वक्त भी इस पेंटिंग को सादर वो स्वीकार करते हैं, ऑटोग्राफ करके उसे बच्ची को वापस देते हैं। जरा सोचिए, बच्ची के लिए ये अस्मरणीय बात है। देश का प्रधानमंत्री अप्रवासी भारतीयों के बच्चों के बीच में इस तरह का व्यवहार और आचरण रखे, क्या इसकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले व्यक्तित्व की बात करते हैं। 21 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदारनाथ जा चुके हैं और 1 बार बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ अपनी 6वीं यात्रा के तौर पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2019 में केदारनाथ पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुफा में ध्यान भी लगाया था। कोरोना काल में 2020 में अगर हम छोड़ दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर केदारनाथ के पाट खुलने या फिर बंद होने के मौके पर केदारनाथ की यात्रा जरूर करते हैं। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पहुंचकर वहां पर भी दर्शन किए थे और वहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया था। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। एक अलग छवि है उनकी। एक दूसरी छवि आज दिन में देखने को मिली साहब। जब डिफेंस एक्सपो में वो मौजूद थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और देश की सेना को उत्साहित करने के लिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के मौके पर हर साल 2014 से लेकर अब तक सैनिकों के बीच जाते हैं और दीपावली मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के टैंक की सवारी भी करते हैं। वो एक योद्धा की तरह पेश भी आते हैं। जब लेह पहुंचते हैं तो सैनिक चौकी पर पहुंचते हैं और तमाम सैनिकों के साथ मिलते हैं, दिवाली की मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं और मौका लगे तो चीन को ललकारते हैं। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या फिर अमेरिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह जिस भी मंच पर पहुंचते हैं छा जाते हैं। दुनिया का हर बड़ा नेता उनको तवज्जो देता है, इसमें तो कहीं कोई दुविधा की बात ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अपना अतिरिक्त समय निकालते हैं, उनके साथ समय व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ जब एक
बेटे के तौर पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें। ऐसा कोई मौका नहीं है अपने जन्मदिन के मौके पर जब वो सबसे पहले अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं पहुंचते। और जरा सोचिए, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां से 500 रुपए ही मिलते हैं जन्मदिन के तोहफे के तौर पर, लेकिन मां का दिया आशीर्वाद क्या अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है? ये तमाम चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए क्योंकि आप समझ सकें कि जब बच्चों के बीच उनकी छवि को लेकर राजनीति होती है तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए लोगों को कि आप किस व्यक्तित्व पर टिप्पणी कर रहे हैं। और यही बात आज हम आपके सामने न सिर्फ एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके, बल्कि पूरे व्याख्यान के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जब बात आती है तो हमें लगता है कि हमारे पास एक सस्ता विकल्प आने वाला है जहां पेट्रोल का खर्च नहीं होगा, डीजल का खर्च नहीं होगा, कंबशन इंजन की बात नहीं होगी। बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जो फर्राटे से चलती है, कम खर्च पर चलती है और हम सब के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन साहब, लग्जरी कार का जो पूरा मार्केट है, इसने तो इलेक्ट्रिक कार्स की पूरी दुनिया ही बदल कर रखी है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर, ये है नई रोल्स रॉयस की तस्वीर। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार है, ये ऑल व्हील ड्राइव है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका नाम स्पेक्टर रखा गया है। ये कार अपने आप में एक मिसाल है इंजीनियरिंग की, ये कार मिसाल है लग्जरी, यानी कि आराम की, शौक की। ब्रिटिश कार मेकर ने इस पूरी कंपनी को, इस पूरी गाड़ी को बनाया है और डालमिक क्रिस्मा ये पहली इलेक्ट्रिक कार है जो कि बनाई जा रही है और इसकी डिलीवरी होगी 2023 में सबसे पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाड़ी में कोई इंजन नहीं होने वाला है? जी हां, इसमें इंजन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कार है। रोल्स रॉयस अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और रोल्स रॉयस की खासियत के बारे में तो हम आपको बताएं, लेकिन इसकी कीमत सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। एक्स फैक्ट्री यानी कि बिना किसी टैक्स के इस गाड़ी की कीमत है 6.95 करोड़। आप सही सुन रहे हैं, 7 करोड़। इस गाड़ी की खूबी आप जरा समझिए। यह गाड़ी 4.5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पर जा सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में। अब इस गाड़ी को देखने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि भाई सस्ती गाड़ी कैसे हुई है? तो ये तो जबरदस्त है। वो इसलिए क्योंकि रोल्स रॉयस की फैंटम, जो कि अब तक लग्जरी की एक बेंचमार्क मानी जाती है, फैंटम की कीमत 3.25 करोड़ है, यानी कि 3.25 करोड़। लेकिन स्पेक्टर ये तो 7 करोड़ की गाड़ी है। टैक्सेस और बाकी चीजें लगा दीजिए, 8.25 करोड़ की ये गाड़ी भारत में पड़ेगी। लेकिन इसके लिए अभी से ही इतनी लाइन लग रही है, इतने उत्साहित लोग हैं हिंदुस्तान में भी जो 8.25 करोड़ की इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार हैं। पूरे साल में ऐसी 10 गाड़ियां ही बन सकती हैं, सिर्फ 10, जिसमें से 6 गाड़ियां हिंदुस्तान में लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे। आप जरा सोचिए कि कितनी डिमांड है। अब आपके सामने स्क्रीन पर हम डालने जा रहे हैं BMW की इलेक्ट्रिक सेगमेंट की ये कार। BMW ने भी अब अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनानी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ पोर्शे, बुगाटी, ये तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एक जमाने में कस्टम मेड गाड़ियां हुआ करती थीं। ये सभी गाड़ियां अब अपने कंबशन इंजन को, यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन को पीछे छोड़कर बैटरी ड्रिवन ये गाड़ियां बना रही हैं। BMW की X1, इसकी कीमत, इलेक्ट्रिक कार है ये, इसकी सिर्फ एक्स फैक्ट्री कीमत 1.16 करोड़ है, यानी कि जब तक कि सड़क पर आएगी ये गाड़ी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। पोर्शे की टाइकैन 1.53 करोड़ की है, सड़क पर आएगी
2 करोड़ की हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब आप जरा समझिए, हमने आपके सामने इन गाड़ियों को क्यों रखा? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स हमारे जीवन में न सिर्फ पर्यावरण को मुफीद बनाने के लिए है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक बहुत सस्ता विकल्प है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों में बैटरी लगाने के अलावा और कुछ कलाकारी नहीं होती। उसमें कोई कंबशन इंजन नहीं होता, उसमें इंजन नहीं होता, उसमें मूवेबल पार्ट्स नहीं है। उसमें एक बड़ी बैटरी है, वो बैटरी डायनेमो तक अपना पावर पहुंचाती है, जो कि सभी चक्कों तक अपने रोटरी मैकेनिज्म से वहां तक पावर पहुंचाती है और चक्के चलते हैं। दैट्स इट। जैसा आपने देखा ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 2 पहिए हैं, छोटी सी बैटरी है, धरमधनाते हुए चलती है साहब। वही तो है गाड़ियां भी। उसी तरह की एक बड़ी बैटरी है, उसमें 4 पहिए लगे हैं। फिर ये गाड़ियां इतनी महंगी क्यों? इसलिए मुझे लगा इस चीज को आपके सामने रखना चाहिए। तो क्या फर्क है इलेक्ट्रिक कार्स में और उन गाड़ियों में जो कार चलाने वाले इंथुजियास्ट जिन्हें कहा जाता है, उनके दिल में बसती है? क्योंकि हर कार जो कंबशन इंजन की बनी होती है, उस कंबशन इंजन की कार उस इंजन की वजह से अपनी अलग खूबियां लेकर आती है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें कंबशन इंजन नहीं होता, उसमें सिर्फ बैटरी है। जाहिर सी बात है, जो कार के इंजन के दीवाने हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति पोर्शे खरीदता है। पोर्शे आप क्यों खरीदना चाहते हैं? आप पोर्शे इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये एक कस्टम मेड, हैंडमेड गाड़ी है, मशीन से नहीं बनती है। आप इसे हाथ से असेंबल करते हैं, इसलिए इसकी इतनी कीमत है। हॉलीवुड की कई फिल्में हैं जहां आप देखिए, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, या फिर आप जेम्स बॉन्ड की सीरीज देख लीजिए। इसमें जो गाड़ियां आप इस्तेमाल होती हुई देखते हैं, ये सभी गाड़ियां कंबशन इंजन की गाड़ियां हैं। और जो इसके साथ करतब किए जा सकते हैं, वो करतब आप इलेक्ट्रिक कार के साथ करना सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस तरह का पावर डिलीवरी मैकेनिज्म उसमें होता ही नहीं है। ये कंबशन इंजन की खूबी होती है साहब, कि आप अपने गाड़ी का थ्रॉटल अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, उससे कितना पावर डिराइव करना है, आप अपनी गाड़ी की स्पीड को तय कर सकते हैं, किस समय कितना इंजन पावर आपको चाहिए, ये आपने अपने गियर के एडजस्टमेंट से कर सकते हैं, जो कि आपके इंजन के साथ कंबाइंड होकर चलता है। तभी तो कहते हैं कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो और आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, यानी कि जो गाड़ी गियर बदलती हुई आप दिखती है 6 गियर वाली, उसमें और ऑटोमेटिक गियर्स में बड़ा फर्क है। ऑटोमेटिक गियर चलाते समय तो ऐसा लगता है जैसे कि बस आप चला रहे हैं, लेकिन जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है, वो आपके मोटर इंजन से निकल कर आता है। तो ये तमाम चीजें इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिसिंग है, नहीं है इसमें। इसके बावजूद इन गाड़ियों की इतनी बड़ी कीमत सिर्फ इनके ब्रांड वैल्यू की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी वजह से है क्योंकि इनके अंदर मिलने वाले सामान, इनके अंदर जो लग्जरी आपको मिलते हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिल सकते। इसलिए आपको अचंभित करने के लिए हमने प्रस्तुत की ये गाड़ी रोल्स रॉयस की। सड़क पर आते आते 8.25 करोड़ की 10 गाड़ियां बनेगी 1 साल में, जिसमें से 6 पहुंचेंगी हिंदुस्तान। तो ये मैं आपको जैसे बता रहा था, ये गाड़ी अभी आपके सामने ये जो हमने देखी है, ये पोर्शे है। लेकिन पोर्शे गाड़ी की कीमत फिर भी आपको 2-2.25 करोड़ की मिल जाती है। लेकिन साहब, जब आप बात करते हैं रोल्स रॉयस की नई ईवी की, जो कि 2023 में आने वाली है, 6.95 करोड़ की यह गाड़ी है और सड़क पर आते आते 8.25 करोड़ की पड़ेगी, और हिंदुस्तान में लाइन लगाकर लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। इसकी खासियत जरा आपको बताता हूं, थोड़ी बारीकियां देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड मून लाइटिंग। ये मून लाइटिंग एक अलग फीचर है इस गाड़ी का। जैसे ही आप बैठेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि आप आसमान के तले बैठे हैं और आप आसमान में तारों को देख रहे हैं। इसकी अगली खासियत यह है कि इसकी चारों सीटें, आगे की 2 और पीछे की 2 सीटें पूरे तरीके से रिक्लाइन हो सकती हैं 45 डिग्री के एंगल पर, यानी कि आप इसमें लगभग लेट सकते हैं। और अगर आपने पैसेंजर सीट वाली, जो ड्राइवर के बगल की सीट होती है पैसेंजर सीट, उसको अगर आपने कोलैप्स कर दिया और पीछे की सीट को फ्लैट कर दिया, तो आपके लिए 4 फीट बाई 8 फीट की जगह मिल जाएगी सोने के लिए। इससे ज्यादा सोने की जगह तो घर पे बिस्तर पे नहीं मिलती, और आप आसमान के तले सोएंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी में बैठने के बाद आप इस फीचर को भी महसूस कर सकते हैं, इसके सभी पहिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पर चलते हैं। यानी कि अगर
किसी एक जगह गड्ढा है तो एक पहिया अपने आप नीचे जाएगा और ऊपर उठ जाएगा और बाकी 3 पहिए उसी स्थिति पर रहेंगे और आपको कोई भी बंप, कोई भी जर्क महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप हवा में यात्रा कर रहे हैं। ये इसका डैशबोर्ड देखिए। इसके बाद तो फिर लग्जरी की इंतहा हो जाती है, क्योंकि क्रोकोडाइल लेदर का इस्तेमाल किया गया है इस गाड़ी में। इसकी खूबियां और इसकी तमाम बातें करते करते तो शायद शाम क्या देर रात तक हो सकती है, लेकिन इस तरह की गाड़ियां आज हमारे पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार बैठी। अब बात करते हैं चीन की साहब। चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत चाहे कितना भी कुछ न कर दे, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। और वो इसलिए क्योंकि दगाबाज चीन ने एक बार फिर भारत को छला है, ठगा है। आतंकी शाहिद मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने, माफ कीजिएगा, ग्लोबल महमूद को माफ कीजिएगा शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत और अमेरिका लश्कर तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश कर रहे थे, प्रस्ताव ला रहे थे। हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि दरअसल ये आतंकी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आतंकी मसूद लश्कर तैयबा का लीडर है। 2007 में लश्कर तैयबा से जुड़ा फलाह इंसानियत आतंकी संगठन का वाइस चेयरमैन रह चुका है। 2016 में अमेरिका ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की प्रिवेंटिव लिस्ट में, टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम नहीं है। अगस्त 2013 में महमूद को एलईटी के पब्लिकेशन विंग के मेंबर के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था। यह चौथी बार है जब पाकिस्तान के इस आतंकी के समर्थन में चीन खड़ा हुआ दिखाई देता है। इससे पहले भी 3 बार चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया था। चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ, जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध भी किया है। और अब चौथी बार शाहिद महमूद को भी ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर चीन ने वीटो लगा दिया है। भारत के सबसे मोस्ट वांटेड अजहर मसूद के लिए चीन हर बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मसूद अजहर पर चीन 4 बार वीटो का इस्तेमाल कर चुका है ताकि वो ग्लोबल आतंकी घोषित न हो पाए। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। 1998 में, माफ कीजिएगा 1999 में कंधार हाईजैक की साजिश रची गई थी, जिसमें वो मौजूद था। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी उसने ली थी। 2001 में संसद पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी मौलाना मसूद अजहर था। पुलवामा में 2019 में जब हमला हुआ, जिसमें हमने अपने तकरीबन 40 सैनिकों को खोया था, उस वक्त भी मौलाना मसूद अजहर ही उसके लिए जिम्मेदार था। भारत ने इन सभी आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर मौलाना मसूद अजहर को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन चीन ने हमेशा उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में अड़ंगा किया। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ग्लोबल आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। ग्लोबल आतंकी घोषित करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में लिया जाता है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। भारत भी अस्थायी सदस्य है। सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही ग्लोबल टेररिस्ट की घोषणा की जाती है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से कोई भी ऐसा देश है जो इस तरह का प्रस्ताव ला सकता है। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो का अधिकार है, जो कि किसी भी संयुक्त राष्ट्र के मसले पर है। ऐसे प्रस्ताव तभी पारित होते हैं जब सभी सदस्य की सहमति मिल जाती है। कोई भी स्थायी सदस्य आपत्ति दर्ज करवा सकता है और प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकता है। चीन हर बार
अपने स्थायी सदस्य होने की वजह से अपनी आपत्ति जताकर प्रस्ताव को खारिज करने में सबसे आगे दिखाई देता है, और खास करके तब जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी की बात आती है। आखिरकार ग्लोबल आतंकी घोषित होने का मतलब क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 3 तरह की कार्रवाई होती है अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो जाए। उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकारों को मिल जाता है। जिस भी देश में उसकी संपत्ति होती है उसे जब्त कर लिया जाता है, और अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या लिंक उस तक मिल जाता है तो उसे पूरी तरीके से रोका जा सकता है। दुनिया में उसे कहीं भी यात्रा करने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और कोई भी देश उसे अपनी सीमा में नहीं घुसने देता। यहां तक कि अगर वो बिना अनुमति के किसी देश में यात्रा करता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई करने की खुली छूट होती है। ये तमाम बातें हमने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि हिंदुस्तान आज खुद अपने ही एक वोट की वजह से कटघरे में है। याद कीजिए, उइगर मुसलमानों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र में ही उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक मोशन पास किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि उइगर मुसलमान, उनके बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है और यह चीन को घेरा जा रहा था। एक ऐसा मौका था जहां पूरी दुनिया चीन को कटघरे में खड़ा कर सकती थी। उइगर मुसलमानों पर हुई तमाम जानकारी को एकत्रित करके 48 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें मानवाधिकार के हनन का बड़ा खुलासा था। उइगर मुसलमानों की किस तरीके से डिप्रेशन हो रही है, उनको कैंपों में रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उइगर मुसलमानों के साथ उनके धर्म के पालन नहीं करने पर जोर दिया जाता है। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई, और इसी के आधार पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन में जो दमन का काम चल रहा है, चीन को इसकी वजह से घेरा जा रहा था। इस पूरे मामले पर जब संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट कमीशन में बातें सामने रखी जा रही थी, ये रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट सामने थी, जहां चीन को घेरने का बहुत महत्वपूर्ण मौका भारत के पास था। उस वक्त भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स की इस कमीशन में अपने वोट को नहीं दर्ज किया। भारत ने एब्सटेन कर दिया। यह बात उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उठाई कि क्या भारत को ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि कई ऐसे देश थे जो कि भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि अगर भारत चीन के खिलाफ कार्रवाई करता है, भारत चीन के खिलाफ वोट देता है, तो ये देश भी भारत के साथ, चीन के साथ खिलाफ खड़े हो जाए और चीन के ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन का एक बहुत बड़ा मामला बनता, जिससे चीन को सफाई देते देते थक जाना पड़ता। प्रस्ताव के पक्ष में 47 पश्चिमी देशों ने और अन्य देशों ने समर्थन में इसका वोट दिया, 17 ने वोट नहीं दिए और 19 देशों ने विरोध में वोट डाला। ऐसे 11 देश थे भारत के समेत जो इस पूरे वोटिंग प्रोसेस से बाहर रहे। इसमें से कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर भारत उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ वोटिंग करता है तो ये सभी देश चीन के खिलाफ वोटिंग करते हैं। अब आज रेट्रोस्पेक्ट में, या यूं कहें कि जब हम पलट कर देखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या भारत ने गलती कर दी? क्या भारत एक महत्वपूर्ण मौका चूक गया, जहां पर मानवाधिकार हनन के मामले पर चीन को संयुक्त राष्ट्र की इस गोष्ठी में, सभा में घेरा जा रहा था, लेकिन भारत ने इस पर चुप्पी साधी। भारतीय कूटनीतिज्ञ मानते हैं यह फैसला बहुत ही घातक रहा भारत के लिए। भारत के पास एक बहुत बढ़िया हथियार था चीन को लाइन पर लाने के लिए, क्योंकि उसके पहले कई मौकों पर चीन ने आतंकवाद के समर्थन में, उन तमाम आतंकवादियों के समर्थन में वीटो लगाया था, लेकिन भारत यह मौका चूक गया। और आज जब एक बार फिर चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया है, तो ऐसा लगता है कि भारत एक मौका वाकई में चूक गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि चीन सिर्फ आतंक का हिमायती नहीं है, वो दुनिया में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। भविष्य के युद्ध के लिए चीन कैसे खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, इसका भी खुलासा आपके सामने करते हैं। दरअसल चीन रूस यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए पश्चिमी देशों से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है।
इसका खुलासा होने के बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। चीन की सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ब्रिटेन के पूर्व पायलटों को मोटी तनख्वाह पर अपने यहां नौकरियां दे रहे हैं। ये वो पायलट हैं जो ब्रिटेन में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत घातक हो सकते हैं। 2019 से अपने सैनिकों को रिटायर करने वाली ब्रिटिश सरकार ने अब इन तमाम लोगों पर नजर रखनी शुरू की है, क्योंकि यही ब्रिटिश पायलट्स जो रिटायर हो रहे हैं वो चीन में पहुंचकर चीन के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और चीन के एयरफोर्स के ये पायलट्स मजबूत हो रहे हैं, पहले से ज्यादा कारगर हो रहे हैं। वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन की बारीकियां ब्रिटिश रिटायर्ड पायलट से चीन के पायलट समझ रहे हैं, और ये मिलिट्री सीक्रेट्स चीन तक पहुंच रहा है। ब्रिटेन के पास अमेरिका के सबसे हाईटेक फाइटर विमान F-35 का एक बड़ा बेड़ा है। ब्रिटिश पायलट्स जो रिटायर हो चुके हैं वो F-35 विमानों को उड़ाते रहे हैं, महारथी हैं। ताइवान से युद्ध की परिस्थिति में अमेरिका ने ताइवान को F-35 विमान देने की बात कही है, लेकिन अब इसका पलटवार करते हुए चीन ने उन पायलट्स को ही हायर कर लिया है, उन्हें रिक्रूट कर लिया है, जो कि अब चीन के पायलट्स को यह बता रहे हैं कि F-35 विमान में कहां-कहां कमजोरी है और उसका मुकाबला कैसे चीन के पायलट कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 30 ऐसे पूर्व ब्रिटिश फाइटर पायलट्स हैं जिनको चीन ने रिक्रूट किया है, और ये सभी अमेरिका के लिए भी काम करते रहे हैं और अब चीन के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ चीन एक और खतरनाक खेल खेल रहा है। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका में अपना शोध कर रहे हैं, लेकिन उनके शोध को अमेरिका में उतना महत्व नहीं मिल रहा। इन वैज्ञानिकों को अपने पाले में करने की चीन ने पूरी एक साजिश रची है। ब्रिटेन की सरकार ने अपने पूर्व मिलिट्री पायलट्स को तो स्पेशल वार्निंग जारी कर ही दिया है। इसके साथ साथ रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट्स चीन में नौकरी न कर पाएं, इसके लिए अब बड़ी निर्णायक कार्रवाई भी ब्रिटेन करने जा रहा है। इसलिए चीन जो कि मोटी तनख्वाह देकर इन पायलट्स को हायर कर रहा है, उन पायलट को अब ब्रिटेन दोबारा नौकरी ऑफर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसे मामले हैं जो अभी हमने आपके सामने रखे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि इसमें कई ऐसे पायलट्स भी हैं जो कि रॉयल एयरफोर्स में काम करते रहे हैं, जो टाइफून, जैगुआर, हैरियर्स, टॉर्नेडो जैसे हाईटेक फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते रहे हैं। और अब ये दरअसल भविष्य की एक नई रणनीति के आधार लोग परेशान हैं। बीते 3 साल में ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों को देखते हुए भी, प्रधानमंत्रियों की तमाम दिक्कतों के बावजूद वहां पर स्थिति विकट बनती जा रही है। ब्रिटेन में फजूल खर्ची की एक इंतहा बनती दिख रही है, और ये तस्वीरें अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ब्रिटेन की जनता का प्रदर्शन है। ब्रिटेन की जनता इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि जब महंगाई चरम पर है, लोगों को बहुत महंगी कीमत पर खाना खरीदना पड़ रहा है, और वहां पर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। वो ब्रिटेन जो कि एक जमाने में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, वो अब किस तरीके से महंगाई के चपेट में आ चुका है और कोरोना के बाद से आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर क्या फजूल खर्ची की कोई गुंजाइश बन सकती है? फजूल खर्ची की बात कहां से आ रही है? ब्रिटेन में नए महाराज का स्वागत होना है। चार्ल्स III बकिंगम पैलेस में रहने वाले हैं। यह इनका नया घर होने वाला है, लेकिन बकिंगम पैलेस चार्ल्स III को पसंद नहीं आ रहा। उनको लगता है कि आधुनिक नहीं है, यहां उनके लिए निवास के लिए सही जगह नहीं है, सही सुविधाएं और विलासिता नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बकिंगम पैलेस दुनिया के सबसे महंगे और शानदार महलों में से गिना जाता है, लेकिन चार्ल्स III
बकिंगम पैलेस में व्यापक बदलाव करना चाहते हैं और इस बकिंगम पैलेस में जाने से पहले वो इसे अंजाम देना चाहते हैं। ऐसा अनुमान है ब्रिटिश की सरकार का कि इस फेरबदल में ब्रिटेन की सरकार को 3,400 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अगर बकिंगम पैलेस को मॉडर्न सुविधाओं से लैस किया जाए तो कम से कम इसमें 5 साल का वक्त लगेगा और 3,400 करोड़ रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स III बकिंगम पैलेस के प्रशंसक कभी भी नहीं रहे। उनकी मजबूरी है कि वो महल की यात्रा करते रहे हैं क्योंकि उनकी मां एलिजाबेथ यहां पर रहा करती थी। चार्ल्स III भविष्य में इसे अपने घर के तौर पर रखना उचित नहीं मान रहे। उनके हिसाब से यह पर्यावरण के हिसाब से भी ठीक नहीं है और इसका काम भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वो इसे पूरे तरीके से इसमें मूलभूत मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए एक राजा के बारे में, क्या वो अपनी प्रजा के बारे में ना सोचे? 3,400 करोड़ रुपए खर्च सिर्फ इस बात पर हो जाएंगे कि उनके घर की मरम्मत कैसे, और राज परिवार पर ब्रिटेन की सरकार हर साल 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च करती है उनके पेंशन के तौर पर, 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। ये तमाम पैसे जो ब्रिटेन में राजशाही को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, क्या इन खर्चों पर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है जब जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है? अब जरा बकिंगम पैलेस की कुछ बारीकियां आपके सामने रखते हैं। आप जरा सोचिए कितना छोटा या कितना बड़ा है बकिंगम पैलेस। 775 कमरे हैं इसमें, 775। सिर्फ कर्मचारियों के लिए 188 स्टाफ रूम है, 52 शाही कमरे हैं, अतिथि बेडरूम इसके अलावा है, 92 कार्यालय हैं। बकिंगम पैलेस में 78 बाथरूम्स हैं और 19 स्टेट रूम। बकिंगम पैलेस में आज की डेट में 800 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यह है बकिंगम पैलेस की आज की वास्तविकता। इसके बाद जरा खुद ही सोचिए, क्या ब्रिटेन की सरकार को 3,400 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर देना चाहिए क्योंकि चार्ल्स III को बकिंगम पैलेस पसंद नहीं आ रहा? मिस्टर एनालाइजर शुरू होने से पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हमने आपसे पूछा था, क्या उइगुर मुसलमानों पर चीन को घेरने का मुद्दा छोड़कर भारत ने गलती कर दी? आज ऐसा लगता है कि कमाल हो गया साहब। 100% हमारे दर्शक ये मानते हैं कि भारत ने गलती की। 100%। एक भी ऐसा हमारा दर्शक नहीं है जो ये माने कि भारत ने गलती नहीं की। मुझे लगता है कि सरकार को जनता की इस भावना का सम्मान करना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो संवेदनशील होती है वो जनता की भावना को समझती है और उसके हिसाब से काम भी करती है। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद।